नमस्कार साथियों, 12 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज का यह वीडियो आप सभी के लिए विशेषकर मेंस के एसे पेपर, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ आप सभी को इस वीडियो के पश्चात जो पीडीएफ होता है उसको इस टेलीग्राम के चैनल पर भी प्रोवाइड आपको करा दिया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज़ की तरफ। आज का पहला न्यूज़ है, आप सभी को पता है कि कल से छत्तीसगढ़ के बस्तर में या जगदलपुर में बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 967 करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे 2100 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने कल भी इस विषय पर थोड़ा सा चर्चा किया था कि आखिर ये हमारे, क्योंकि देखिए कोई भी न्यूज़ को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार इंपॉर्टेंट है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जब आप पेपर 5 मीन्स की बात कर रहा हूं मैं, पेपर 5 आप सीजी इकोनॉमी सेक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो आपके सिलेबस का हिस्सा है उद्योग। ठीक है, तो जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी छत्तीसगढ़ का जो 2024 से 2030 तक के लिए बना है, उसके संदर्भ में पूछा जाएगा कि भाई यहाँ हमने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो बना ली, नई औद्योगिक नीति तो बना लिया हमने, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ से होगा, कैसे उद्योग तो तभी लगेगा ना जब इन्वेस्ट होगा। तो इन्हीं इन्वेस्टर्स को यहाँ छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करने के लिए ही इस प्रकार के आयोजन को बस्तर में आयोजित किया गया है और वहीं से इतने करोड़ रुपए की राशि, 967 करोड़ रुपए की राशि के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है किस लिए, तो जब कभी आप इस तरह के औद्योगिक नीति लेकर के आते हैं जहां निवेश के साथ साथ यहाँ उद्यम करना आसान होता है, तो न केवल आपके देश या राज्य की जीडीपी में वृद्धि होती है, क्योंकि उद्योग धंधे लगेंगे तो सीधी बात है क्या प्राप्त होगा जी, लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्थात लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो उनको वेतन मिलेगा ना, और सैलरी जब मिलती है तो उनकी क्रय शक्ति में खरीदने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और क्रय शक्ति तो कोई भी व्यक्ति कहाँ खरीदारी करता है, मार्केट में। तो इसी मार्केट से ही इकोनॉमी संचालित होती है। तो जब आपके छत्तीसगढ़ में या किसी स्टेट में इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट आता है, तो न केवल इन्वेस्टमेंट आता है बल्कि अपने साथ क्या क्या लेकर के आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या लेके आता है, रोजगार लेकर के आता है। ठीक है, जिससे उस क्षेत्र का क्या होता है, विकास होता है। तो पहला यहां पर आपके कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे चल करके इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के प्रभाव और क्या क्या इसकी संभावनाएं हैं, तो इन्हीं सबको आपको एज एग्जाम्पल पुट करना होता है। ठीक है, आप सोचते होंगे एग्जाम्पल के रूप में या किसी प्रश्न को जब आपसे पूछा जाता है मूल्यांकन कीजिए, संभावनाएं बताइए, तो आप इन्हीं एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपने आंसर्स को क्या करते हैं, पुष्ट करने का प्रयास करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट या इस प्रकार का आयोजन ही बताता है कि सरकार की मंशा क्या है और जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उससे क्या संभावना है या क्या लाभ प्राप्त होने वाला है। दूसरा, यदि मैं निबंध में जाऊं और बस्तर के आर्थिक विकास की संभावनाएं यदि पूछ दिया, बस्तर के आर्थिक विकास की संभावनाएं, ऐसा कुछ निबंध आ गया और मालूम नहीं भी आता है बस्तर में टूरिज्म का डेवलपमेंट कैसे करें, बस्तर का विकास कैसे हो, क्या बस्तर पंडुम से हो जाएगा, बस्तर पंडुम के अलावा और कौन कौन से क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हमको विकास करने की आवश्यकता है। तो आप इन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से लिखेंगे। बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन बस्तर में करने के पीछे उद्देश्य यही है कि हम पूरे विश्व में यह बताना चाहते हैं कि बस्तर का छवि जिस प्रकार से बना हुआ है उससे बहुत जल्द छत्तीसगढ़ क्या होने वाला है, मुक्त होने वाला है। अर्थात नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त बस्तर होने वाला है, ताकि बस्तर में जो भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां हम उद्योग धंधे स्थापित करके वहां के विकास को संचालित कर सकें। तो वहां आपको एग्जाम्पल्स के रूप में पुट करने में ये जो खबर है वो काम आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए, अब मैं अभी आपको बताया कि जब निवेश आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो देखिए ये सीएम साहब ने खुद ही कहा है कि रेल परियोजनाओं से पर्यटन व्यापार को मिलेगी नई दिशा, और रेल परियोजना को सरकार ने मंजूरी दी है। ठीक है, जैसे रावघाट से जगदलपुर नई रेल लाइन और केके रेल लाइन अर्थात कोत्तवलसा और किरंदुल का दोहरीकरण समेत अन्य सभी शामिल हैं। तो इससे क्या क्या फायदे होंगे, जब कहीं निवेश आता है तो क्या क्या फायदे होते हैं जी, देखिए यात्रा में वृद्धि होगी, पर्यटन में वृद्धि होगी, व्यापार को नई दिशा मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, कर लेंगे इसको। ठीक, बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, वो भी इसी से संबंधित ही है।
पढ़ लीजिए। देखिए, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, कैसे मिलेगा? कोरिया को मिलेगी नई पहचान। तो प्रश्न उठता है कैसे, आप बार बार प्रश्न करिए। युवाओं को मिलेगा रोजगार, 3 प्रश्न। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, क्वेश्चन मार्क कैसे? कोरिया को मिलेगी नई पहचान, क्वेश्चन मार्क कैसे? युवाओं को मिलेगा रोजगार कैसे? इन तीनों का आंसर है कि झुमका जो जलाशय है, झुमका डैम। तो आपके लिए पहला एमसीक्यू का प्रश्न बनता है यहाँ से क्या, कि झुमका जलाशय कहाँ अवस्थित है? झुमका जलाशय किस जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर लिखा है कोरिया जिले में। ठीक है। झुमका डैम में हाउस बोट चलेगा, अक्टूबर से की जाएगी शुरुआत। ठीक है। इसमें क्या क्या साधन होंगे? तो बोट में आप पार्टी कर सकेंगे, ठीक है, मनोरंजन कर सकेंगे, आराम के लिए सभी साधन होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार का जब, और किसके जैसे देखिए, कश्मीर की डल झील की तरह यहाँ भी एक आकर्षक हाउस बोट तैयार किया गया है, जो अक्टूबर महीने से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। 448 हेक्टेयर में फैले, देखिए आपको क्षेत्रफल भी प्राप्त यहाँ से जानकारी मिल गई झुमका डैम की। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बनाने की दिशा में उठाया गया कदम। ठीक है। क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? तो ये सीधा हम इस न्यूज को पढ़ क्यों रहे हैं, जब भी हमको न्यूज को कवर करते हैं तो उसके पीछे हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, हमारे किस एग्जाम के किस सिलेबस के किस हिस्से में ये उपयोग होने वाला है। तो मैं बता दूं, पर्यटन के विकास में। और आप जाकर के 2023 का प्रश्न पत्र देखते हैं, पेपर 2 निबंध का, तो आप मेरे को साफ साफ वहां पे पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए, पर्यटन की संभावनाओं के संबंध में आपसे निबंध पूछा गया है। और ये आपके पेपर 6 मीन्स की पेपर 6 में जो सामाजिक परिदृश्य है, वहां पे पर्यटन भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो आप इसके लिए रेडी रहिए कि क्या क्या, जब संभावनाओं की बात होती है ना, संभावनाएं लिखिए। अब आपसे देखिए, आज से पहले जब ये न्यूज नहीं पढ़े थे तो क्या हमको लगा था कि झुमका डैम में कभी ये इस प्रकार से जो बोट होती है, हाउस बोट, ये वहां पे संचालित हो सकेगी? नहीं ना। तो वही जब संभावना की बात आती है, तो आप जहां कहीं भी छत्तीसगढ़ में घूमने गए होंगे, जैसे संतरेगा डैम की बात होती है, ठीक है, आप रायपुर गए होंगे तो विवेकानंद सरोवर में जो बोटिंग होता है, इन सब ऐसे चीज ही तो पर्यटन के विकास में सहायक होते हैं। तो जब संभावनाओं की बात होती है तो इन्हीं सब पॉइंट को आपको उसमें लिखना पड़ता है। यही सब कंटेंट आपको याद करने के लिए आप डेली न्यूज एनालिसिस का हिस्सा बने रहते हैं, तो आपका कंटेंट क्या होते जाता है, इनरिच होते जाता है। ठीक है, हमारे लिए इतना ही काम का था। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला है, लोक कलाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए लोगों ने इसका बीड़ा उठाया हुआ है। अब हमारे लिए यहाँ क्या कौन सा न्यूज हमारे काम का है? तो देखिए, मैं पहले यहाँ बता देता हूँ। राउत नाचा, यहाँ एक शब्द आया है। ठीक है। तो राउत नाचा कब कब होता है, आपके लिए एमसीक्यू है। कब आयोजित किया जाता है छत्तीसगढ़ में राउत नाचा? एक तो प्रसिद्ध राउत नाचा जो बिलासपुर में आयोजित होता है वो तो है ही। राउत नाचा आयोजित होता है, आपको देखिए, अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं, क्या अभी आप पुस्तक में पढ़ने वाले थे? नहीं। आप जब न्यूज एनालिसिस सुनते हैं या पढ़ते हैं स्वयं से, तो आपको हर सब्जेक्ट की जानकारी एक ही न्यूज़पेपर में होती है। ठीक है। तो जब आप राउत नाचा के संबंध में पढ़ते हैं तो देखिए क्या कब कब होता है। तो यह जो डांस है या यह जो नाचा है वो दिवाली तिहार में, ठीक है, कब होती है? दिवाली तिहार में, मातर पूजा में, मेला मड़ई के दिन की जाने वाली पूजा पर्व के साथ साथ ही इसको आयोजित किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न बनता है, पहला एमसीक्यू हो गया कब आयोजित होता है। दूसरा एमसीक्यू बनता है, इसमें किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? देखिए, डफड़ा, निशान, दमऊ, मोहरी, झुमका। क्या क्या? डफड़ा, निशान, दमऊ, मोहरी, झुमका। ठीक है। ठीक है। तो आपको ये दो दो एमसीक्यू यहाँ से बनते हैं। और राउत नाचा के बारे में फैक्ट पूछा जाता है पेपर 6 मेंस के पेपर 6 में। मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण है, आप जाकर के जब प्रश्न पत्र देखेंगे तो सीधे तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पिछले साल ही पूछा था, अभी 2024 के मेंस में सहड़ा देव के बारे में पूछा था, अक्ति तिहार के बारे में पूछा था, महत्व के बारे में पूछा था, उसके बारे में तथ्यात्मक आपको जानकारी देनी होती थी। तो कभी राउत नाचा के बारे में पूछ दिया जाए, ठीक है, तो राउत नाचा के बारे में आप यही लिखेंगे कि कब इसका आयोजन होता है। ठीक है। इसके वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज किए जाते हैं। ठीक है। इसमें गीत किस प्रकार के दोहे गाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, दोहे इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। और विभिन्न प्रकार की अपने वो लोग डांस स्टाइल का परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है। फिर बिलासपुर का जो डांस है राउत नाच है, तो आपको पता ही है। ठीक। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। यहाँ पे आपके लिए एक फैक्ट है जो आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है। यहाँ से मैं आपके लिए एक पुस्तक भी लिखा गया है हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए। देखिए यहाँ पे HNLU हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो नया रायपुर में है, वहाँ के फैकल्टी और स्टूडेंट्स ने मिलकर आदिवासियों के कानूनी धरोहर को संरक्षित करने के लिए एक किताब लिखी जिसका नाम है ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़ लॉ एंड लाइफ्स। क्या है? ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़ लॉ
एंड लाइफ्स। ठीक है, कानून और जीवन कैसे चलता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कहाँ के राइटर्स ने इस प्रकार किताब लिखी है, ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़ लॉ एंड लाइफ्स। ठीक है, यही याद रखेंगे। अब इसमें क्या क्या है, ये हमारे लिए काम की चीज नहीं है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला है सौर ऊर्जा। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है, सौर ऊर्जा किस प्रकार की एनर्जी है जी। सौर ऊर्जा है रिन्यूएबल एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। क्या है, इस प्रकार की एनर्जी है। तो ये अभी तक हमारे पास ये डेटा नहीं था कि छत्तीसगढ़ में रिन्यूएबल एनर्जी का कितना योगदान है या क्या स्थिति है। तो आपको अब पता चल जाएगा कि अब तक 6000 घरों में लगा चुके हैं, 600 लोगों को सब्सिडी भी दिया जा चुका है। और कब तक का लक्ष्य है, आपको एमसीक्यू यहाँ बनता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वर्ष तक 45% ग्रीन एनर्जी का टारगेट रखा है। किस वर्ष तक ग्रीन एनर्जी का टारगेट रखा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 2030 तक। ठीक है, देखिए लिखा है यहाँ पे 2030 तक 45% ग्रीन एनर्जी का टारगेट। सोलर उद्योग लगाने पर मिलेगी विशेष रियायत। हमने कल भी डिस्कस किया था कि सोलर परियोजना को प्राथमिक उद्योग का दर्जा दिया गया है। साथ ही जो नई औद्योगिक नीति आई है उसके तहत इस प्रकार के थ्रस्ट सेक्टर को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आपको जब भी एग्जाम्पल लिखना हो इसका एग्जाम्पल आप पुट करेंगे। ठीक है, अब जो सौर ऊर्जा नीति चल रही थी, आपको पता होगा सबसे पहले सौर ऊर्जा जो नीति आई थी वो कब से कब तक के लिए था, कल भी हमने डिस्कस किया था। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2027 तक इसी को आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रश्न है, हम ध्यान में रखने की चीजें हैं कि अब तक 56,000 से ज्यादा लोगों ने घर की छतों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए आवेदन भी किए हैं। ये सब काम चल रहा है। ठीक है, दरअसल प्रदेश में ऊर्जा की औसत मांग कितनी है, 5500 मेगावाट, जिसका लगभग 15% बिजली की पूर्ति ग्रीन एनर्जी। तो अभी आप देखिए स्थिति, अब जब अभी कभी आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में ग्रीन एनर्जी की क्या स्थिति है, तो आपको पता होना चाहिए जितना हम बिजली कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, उसका 15% योगदान कौन करता है, ग्रीन एनर्जी करता है। कौन करता है, ग्रीन एनर्जी करता है। इसी 15% को 2030 तक 45% तक तथा 2047 तक 66% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। याद रखेंगे इस फैक्ट को। वर्तमान में कितने परसेंट की हमको बिजली प्राप्त होती है ग्रीन एनर्जी से, 15%। 2030 का टारगेट कितना है, 45% का। और 2047 तक है जब विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की ओर हम बढ़ेंगे, तब 66% बिजली हमको कहाँ से प्राप्त होगी, ग्रीन एनर्जी से प्राप्त होगी। ऐसा टारगेट हम रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये जितनी भी चीजें हैं आप देखिए, अब प्रश्न उठता है कि जो सौर ऊर्जा नीति में संशोधन करके उसको प्राथमिक उद्योग में डाला गया है, तो इससे क्या फायदा होगा, कुछ तो फायदा होगा ना। तो फायदा होता है इसके तहत ब्याज पर अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान, जीएसटी की प्रतिपूर्ति, बिजली और स्टाम्प शुल्क, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, लैंड यूज चेंज करने की फीस में छूट दी जाएगी। साथ ही ये सारी चीजें आपको फायदा मिलता है। ठीक है, कम ब्याज दर पर आपको लोन मिलेगा। ये सब हो रहा है पीएम सूर्य घर योजना के तहत ना। आप ध्यान रखेंगे पीएम सूर्य घर योजना के तहत इसमें क्या मिलता है, 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने वाले को सिस्टम से 300 से 450 यूनिट बिजली प्राप्त होती है। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इतनी बिजली पर्याप्त है और सोलर प्लांट के जरिए परिवार की बिजली की जरूरत पूरा हो जाएगा। तो हमारा छत्तीसगढ़ हाफ बिजली से क्या कौन से बिजली तक बढ़ रहे हैं, मुफ्त बिजली तक की ओर बढ़ने का हमारा छत्तीसगढ़ सपना लेकर के आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलें अगली न्यूज की तरफ। ये जो न्यूज है आपके किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट तो नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा मुझे संभावना अभी वर्तमान में कम से कम ये कम नजर आ रही है। लेकिन आपको पता ये होना चाहिए, इसके पीछे कारण मेरा ये है इस न्यूज के पीछे कि यूनिकॉर्न कंपनियां किसे कहते हैं। तो ये आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में बन सकता है कि कब कोई कंपनी यूनिकॉर्न कहलाती है, कब कोई कंपनी यूनिकॉर्न कहलाती है। तो यहाँ पे आप देखिए, जब कोई स्टार्टअप $1 बिलियन वैल्यूएशन, ठीक है, जब कोई यूनिकॉर्न इतना $1 बिलियन का वैल्यूएशन कर लेते हैं, तब वह यूनिकॉर्न का स्टेटस हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कितने का, $1 बिलियन का जब वो वैल्यूएशन हासिल कर लेते हैं मार्केट से, तब जाकर के वो क्या बनता है, यूनिकॉर्न बनता है। ठीक है, यह भारत के स्टार्टअप का युग है। 3 वर्ष में बनी एआई टेक 5 साल में 150 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनने में सक्षम है। तो ये सारे यूनिकॉर्न हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में अभी काम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ आपको उस फैक्ट को बताना था कि यूनिकॉर्न कोई कंपनी या कोई स्टार्टअप यूनिकॉर्न कब बनती। ठीक है, चलिए अगली न्यूज की तरफ। अगला है आपके मेंस के पेपर 7 पार्ट 2 स्पोर्ट्स से।
वहां सीधे आपको फैक्टफुल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि बैडमिंटन में 25 सेकंड में सर्विस का नियम क्या है। क्या पूछा जा सकता है, ये देखिए यहाँ लिखा है ना, 25 सेकंड में सर्विस का नियम क्या कहता है, ठीक है, बैडमिंटन खेल में। तो आप देखिए यहाँ बना लिखा है कि 25, इसके तहत टाइम क्लॉक सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ियों को हर रैली के खत्म होने के बाद अगली सर्विस के लिए 25 सेकंड के भीतर तैयार होना अनिवार्य होगा। बैडमिंटन में टाइम क्लॉक सिस्टम खेल को तेज और दर्शकों के लिए और रोमांचक बनाने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। ठीक है, अभी इसका ट्रायल नहीं हुआ, पहले ट्रायल चलेगा, यदि सफल हो गया तो इसको लागू कर दिया जाएगा। अब प्रश्न उठता है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमको सिर्फ इसको पढ़ना है। तो BWF जो है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने हाल के वर्षों के सैकड़ों मैचों का डेटा इकट्ठा किया। इसमें पाया गया कि जब खेल बिना किसी बाधा के चलता है तो औसतन रैलियों के बीच का समय 22 सेकंड होता है, जबकि एक रैली औसतन सिर्फ 9 सेकंड चलती है। यानी खेल से ज्यादा समय खिलाड़ियों की तैयारी और इंतजार में बीत रहा है। इसलिए तय हुआ कि 25 सेकंड की सीमा खिलाड़ियों को पर्याप्त रिकवरी का मौका भी देगी और खेल की निरंतरता को भी बनाए रखेगी। ठीक है, ये नियम कैसे काम करेंगे आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। मुझे सिर्फ आपको यहाँ पे ये समझाना था कि आपके पेपर 7 के पार्ट 2 में किस प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि 2024 में प्रश्न आया था, क्रिकेट खेल के नियमों के अनुसार एक बल्लेबाज को कितने प्रकार से आउट दिया जा सकता है, उनकी सूची बनाइए और विस्तार से वर्णन कीजिए। अर्थात नियम पूछा गया है, क्रिकेट खेल के नियम के अनुसार किसी बल्लेबाज को कितने प्रकार से आउट दिया जा सकता है, ये 10 नंबर में आपसे पूछा गया है। और साथ ही आप इसी वर्ष 2024 का प्रश्न देखेंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि भारत में कबड्डी का इतिहास क्या है, इतिहास पूछा है। साथ ही आपको ये भी पूछा है कि भारत रणजी बैडमिंटन खेल का इतिहास भारत से कैसे जुड़ा है, बैडमिंटन खेल का इतिहास भारत से कैसे जुड़ा है। तो मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ कैसे तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज। ये खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर आज का जैसा ग्लोबल ऑर्डर चल रहा है। आप सभी जानते हैं ग्लोबल ऑर्डर कैसे चल रहा है, अमेरिका का क्या रुख है। ठीक है, यूरोप में किस प्रकार से पिछले 4 वर्षों से रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जो इजराइल और फिलिस्तीन गाजा पट्टी पे कैसे लड़ रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट एशिया में तो इंडोनेशिया में तख्ता पलट का मामला, थाईलैंड और इसके बीच में, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, ठीक है, कंबोडिया के बीच में विवाद। तो आप उसके बाद आप अपने भारत के पड़ोसी देशों के बीच में देखेंगे, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो यहाँ। तो मैं इसके पीछे कारण ये बताना चाह रहा हूँ आपको, आप जब पेपर 7 के पार्ट 2 में आप सिलेबस जाकर देखिए। और मैं आप सबसे एक आह्वान करना चाहूँगा, आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस ये धीरे धीरे ऐसे याद कर लीजिए कि आपके मुखाग्र होना चाहिए। जब भी आप जैसे आप न्यूज़पेपर कटिंग देखें, जैसे इस प्रकार के वीडियो आपके सामने शुरू हो, तो आपको फट से ये पता चल जाना चाहिए कि ये हमारे सिलेबस के कौन से हिस्से में लागू होने वाला है। ठीक है, तो पेपर 7 के पार्ट 2 में आप जाके देखेंगे तो आपके सिलेबस में लिखा है कि अन्य क्षेत्रीय समूह, ठीक है, द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूह या संबंध, द्विपक्षीय संबंध। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप इस न्यूज़ को पढ़िए। भारत मॉरिशस के बीच कई द्विपक्षीय समझौते, भारत मॉरिशस का रिश्ता साझेदारी का नहीं परिवार जैसा है। क्या है, परिवार जैसा है। ये कौन कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मॉरिशस है कहाँ पे। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, मॉरिशस कहाँ पे है। तो मैं पहले भारत का मैप बना देता हूँ, ये भारत रहा। ठीक है, यहाँ पे मालदीव है और इधर से शुरू हो जाता है अपना अफ्रीकन प्रायद्वीप महाद्वीप। ठीक है, तो मॉरिशस की स्थिति है यहाँ पे, यहाँ पे मेडागास्कर है, यहाँ पे हिंद महासागर में आपकी मॉरिशस की उपस्थिति है यहाँ पे। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा ये हिंद महासागर हो गया, इधर पैसिफिक ओशन हो गया, इधर से सी रूट है, यहाँ श्रीलंका हो गया। तो कोई भी व्यापार जो इधर अमेरिका और इधर यूरोप से, ये यूरोप हो गया आपका, और यहीं पे आपको पता है लाल सागर से होते हुए, ठीक है, आपके सारा जो व्यापार है, व्यापारिक जहाजें हैं, वो हिंद महासागर अरब सागर से होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया की हो जाती है। तो जो मॉरिशस का लोकेशन है, पहले आप यही समझिए कि मॉरिशस के साथ हमारा संबंध क्यों आवश्यक है। तो विदेश नीति में जो जियो पॉलिटिकल स्थिति होती है, जियोग्राफी जो होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। किसी देश के साथ हमारा संबंध, उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, कूटनीतिक स्थिति है, भौगोलिक स्तर पर, वो भी मायने रखती है। ठीक है ना, तो ये इस सी रूट में अर्थात ट्रेड रूट में बहुत ही इंपॉर्टेंट
प्लेस पे है। तो भारत इसके साथ इसलिए रिश्ता बनाना चाहता है, यदि कल हमको जरूरत पड़ी तो इसके भूमि को अपने जो भी, जैसे हमारा अभी सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हम चीन को मानते हैं, तो चीन जो सीपेक बनाना चाह रहा है या फिर ओल्ड जो सिल्क रूट है बनाने की फिराक में है, उसको काउंटर करने के लिए हमको मॉरिशस की बहुत आवश्यकता है। तो मॉरिशस के साथ हमारा संबंध सबसे इम्पोर्टेंट है। जो हिंद पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन है, हिंद महासागर और पैसिफिक रीजन का जो समुद्री व्यापार का क्षेत्र है, इसमें शांतिपूर्ण और खुले सबके लिए समावेशी हो, इसको सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए भारत इस मॉरिशस के स्थल का प्रयोग अपने लिए कर सकता है। ठीक है, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्योंकि समुद्री वाले इलाके में है, तो इनके साथ जो भी हमारा संबंध बनेगा वो है विज्ञान प्रौद्योगिकी, समुद्र विज्ञान और जल मानचित्रण जैसे कई अहम द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। ठीक है, ये जो सारी बातें इन्होंने बताई। तो मैंने जो बताया आपके लिए, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि हिंद महासागर क्षेत्र में जो विभिन्न देश हैं या फिर मॉरिशस, सेशेल्स और मालदीव को लेकर के ऐसा कोई प्रश्न आता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, द्विपक्षीय संबंध बहुत बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मॉरिशस की जो रणनीतिक लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है, वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में होने वाले व्यापार और जो मार्ग है उसको सुरक्षा प्रदान करने, समावेशी, खुले, स्वतंत्र, शांतिपूर्ण आवाजाही के लिए, ठीक है, भारत वहाँ से इस पूरे ट्रेड पर निगरानी कर सकता है। साथ ही साथ वहाँ का जो शासक हैं, जो देश चलाने वाले जनता है, और हमारे मैक्सिमम हमारे भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तो एज अ पार्टनर, एज ए एलाई, भारत उसका साझेदार है, और किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रश्न जब आएगा तो आपको ऐसे ही डील करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर कुछ आपके लिए MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पहला है, येडसी रामलिंग घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, क्या नाम है जी? येडसी रामलिंग घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। नाम से स्पष्ट है, देखिए येडसी रामलिंग घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। INS कदमत, INS कदमत ने हाल ही में किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया था? तो वो था पापुआ न्यू गिनी। और आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले ही पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए हुए थे। ठीक है, तो INS कदमत ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया था। भूस्खलन के कारण खबरों में रही रैटल जल विद्युत परियोजना, क्या नाम है? रैटल जल विद्युत परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखेंगे, रैटल जल विद्युत परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, एक नजर हम इस पर डाल लेते हैं। ठीक है, देखिए ये विल टू विन अभियान, विल टू विल अभियान। तो ICC ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए विल टू विन अभियान शुरू किया है। क्या? विल टू विन अभियान शुरू किया है। आप याद रखें, किसने शुरू किया है? ICC ने, इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने महिला वर्ल्ड कप के लिए विल टू विन अभियान शुरू किया है। अभियान भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सुर्खियों में लाता है। ठीक है, अब हमारे लिए काम की चीज और क्या है, यहाँ देखिए, जनजातीय मंत्रालय ने एक आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया। क्या है? आदि संस्कृति। क्या नाम है? आदि संस्कृति। और हमने पिछले अभी कुछ दिन पहले में देखा था, एक आदि वाणी पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसके माध्यम से विभिन्न जनजातीय भाषाओं को क्या किया जा रहा था? हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा था। वो भी जनजातीय कार्यालय मंत्रालय द्वारा था, और ये भी आदि संस्कृति डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आदि शब्द आती है, आपको समझना है, आदिवासी अर्थात ट्राइबल, तो कौन सा मंत्रालय? जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का। इसमें के माध्यम से डिजिटल शिक्षा, आदि संबंधी ना, आदिवासी संबंधी, आदि संपदा और आदि हाट अर्थात ऑनलाइन बाजार भी शामिल है। ठीक है, आदि विश्वविद्यालय अर्थात डिजिटल शिक्षा, आदि संपदा अर्थात सांस्कृतिक संग्रह और आदि हाट अर्थात ऑनलाइन बाजार शामिल है। ठीक है, दूसरा एक चीज है कि अभी एशिया कप चल रहा है UAE में, वहाँ भारत ने हाल ही में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की T20 में। ये उतना काम कुछ नहीं, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब एक शब्द आया है संभव। ये संभव फोन है। क्या है? संभव फोन है। किसके लिए? इसका पूरा नाम देख लीजिए, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ये भारत यहाँ तक। ठीक है, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, ये क्या है आपसे पूछा जा सकता है पेपर। सबसे पहले तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संभव फोन आखिर है क्या। दूसरा कहीं पूछ दे पेपर 4 के अप्लाइड साइंस में टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र सिलेबस से कि संभव फोन क्या है, इसका क्या उपयोग है।
तो आप देखिए इसका फुल फॉर्म पहले देख लीजिए। ये फुल फॉर्म भी कभी पूछा जा सकता है किसी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में, फुल फॉर्म। तो आपको ये भी याद रखना है कि क्या होता है, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, सेना के द्वारा। ऑपरेशन के दौरान बिना खतरे के संदेश, फोटो, दस्तावेज भेजे जा सकें। इसमें सुरक्षित चैटिंग और शेयरिंग के लिए एम सिग्मा नाम का भारतीय ऐप है। आप याद रखेंगे एम सिग्मा नाम का भारतीय ऐप है। आप ये प्रश्न भी बन सकता है ना कि आखिर ये एम सिग्मा क्या है। तो ये सुरक्षित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो जिसको सेना के लिए तैयार किया गया है। यह फ़ोन 5G तकनीक और मल्टी लेयर इंक्रिप्शन से लैस है, जिससे बातचीत और डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहे। हाल ही में सामने आया कि इस फ़ोन का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में भी किया गया था। तो याद रखेंगे इस फ़ोन का इस्तेमाल हो चुका है किसमें, ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये न्यूज़ आपका कनेक्ट होता है आपके मेंस के पेपर 7 पार्ट 3 शैक्षणिक संस्थाएं और रोजगार के बढ़ते ट्रेंड्स के बारे में। आपके सिलेबस में है शैक्षणिक संस्थाओं को संचालित करने वाली मुख्य संस्था, ठीक है, और साथ ही रोजगार के क्या ट्रेंड हैं, क्या चलन है, आपके सिलेबस का हिस्सा है रोजगार के चलन या ट्रेंड्स। ठीक है, आप जब सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या न्यूज़ है, फिर ये कहाँ यूज़ हो सकता है हमारे एग्जाम में, इसको देखेंगे। कंप्यूटर साइंस के बाद मैकेनिकल, केमिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा नौकरी, तो सबसे ज़्यादा नौकरी किसमें है, कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद मैकेनिकल में। ये 2020-21 से 2024-25 तक रोजगार में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये खुलासा किसने किया है, ये खुलासा किया है AICTE ने। AICTE का पूरा नाम क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अर्थात इंजीनियरिंग संस्थानों को या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज को, IIT को संचालित करने वाली संस्था जिस पर निर्णय लेती है वो है AICTE। इन्होंने रिपोर्ट में खुलासा किया है कि बीटेक में कोई भी कंप्यूटर साइंस के बाद मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल में सबसे अधिक छात्र छात्राओं को रोजगार मिला है। तो जब आपसे पूछा जाए, अब मैं बताता हूँ कि यूज़ कैसे होगा। क्या आपसे ये प्रश्न नहीं बन सकता कि टेक्निकल अर्थात तकनीकी शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा या तकनीकी क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा में रोजगार के चलन का विश्लेषण कीजिए। रोजगार के वर्तमान रोजगार के क्या ट्रेंड्स हैं, क्या चलन का क्या करना है, विश्लेषण करना है। तो आप बताएंगे, यही शुरू करेंगे कि AICTE की रिपोर्ट के अनुसार कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा नौकरी है। ठीक है, साथ ही ये 5 साल की रिपोर्ट है इसकी AICTE की। कौशल रिपोर्ट 2025 में यूजी में CSE प्लेसमेंट 78%। ठीक है, एक आपको पता होगा कि हर वर्ष वार्षिक रूप से रोजगार पर आधारित एक भारत कौशल रिपोर्ट जारी की जाती है। क्या रिपोर्ट जारी की जाती है, भारत कौशल रिपोर्ट 2025। इसमें भी ये बताया गया है कि BE और BTech में रोजगार क्षमता विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है, जिसमें कंप्यूटर विज्ञान सबसे ऊपर पर है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स व संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इस सब में 60% की प्लेसमेंट है, जो पारंपरिक मुख्य क्षेत्रों के उद्योग अकादमिक समन्वय की आवश्यकता को दर्शाता है। अर्थात जिन जिन स्ट्रीम्स में जॉब अर्थात रोजगार योग्यता की कमी है, ठीक है, तो वो कैसे फुलफिल होगा, आपसे पूछा जाएगा कि रोजगार योग्यता की जो कमी बढ़ती जा रही है हमारे टेक्निकल फील्ड्स के एजुकेशन में, तो उसको कैसे दूर किया जाए। तो आपके ये उत्तर लिख दिया यहाँ पे कि पारंपरिक मुख्य क्षेत्रों में उद्योग और एकात्मिक समन्वय की आवश्यकता को दर्शाता है। यही आपका सुझाव है, यही आपके आउटकम है। जब तक ये नहीं होगा, उद्योग और एकात्मिक में आपस में समन्वय नहीं बनेगा, तो हमारा जो सिलेबस है आउटडेटेड होता चला जाएगा, और उद्योग में जो इनोवेशन है, नित नए इनोवेशन आते रहेंगे, जो हमारे सिलेबस से आगे का पार्ट होगा। ठीक है, बढ़े अगले न्यूज़ की तरफ। अगला आपको दिया गया है 2 योजनाएं दी गई हैं वृद्धों के लिए। तो ये आपके पेपर 5 में पूछा जा सकता है। पेपर 5 में आपका ये हिस्सा है, किसमें आप देखेंगे इकोनॉमी सेक्शन, CG इकोनॉमी में। ठीक है, तो उसमें समाज के अलग अलग वर्गों के लिए सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है, वो सब देखेंगे। देखिए सिलेबस जब आप देखेंगे उसमें लिखा है रोजगार, महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सशक्तिकरण। ठीक है, तो सामाजिक पिछड़ा और अन्य लोगों के बारे में कैसे कैसे सरकार उनको कल्याणकारी स्टेट होने का अपना कर्तव्य निभा रही है। तो वहीं पे एक योजना है, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, यह योजना किसको प्रदान की जाती है, तो आपके लिए पहला MCQ बना यहाँ पे।
कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किसको प्रदान की जाती है? तो बीपीएल से नीचे ना, सभी को नहीं, बीपीएल से नीचे जीवन यापन कर रहे 60 से 79 वर्ष के ओल्डर पॉपुलेशंस को, अर्थात वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जाती है। ठीक है, जो क्रमशः 60 से 79 वर्ग से के जो बीच के बुजुर्ग उनको 200 रुपये, और जो 79 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है। ये भी 2 कैटेगरी में, ठीक है ना, 60 से 79 वर्ष के आयु के लिए अलग और 79 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग। आपके लिए सिर्फ यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है वरिष्ठ नागरिक कार्ड। इसका क्या लाभ है? तो आप देखेंगे यह कार्ड वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली एक आधिकारिक पहचान है। ठीक है, इससे क्या होता है? तो इस कार्ड के माध्यम से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वित्तीय सुविधाएं, अर्थात उच्च एफडी दरें, कर छूट, रियायती यात्रा और स्वास्थ्य सेवाएं बैंकों और अस्पतालों में प्राथमिकता मिलती है। ठीक है, आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है वरिष्ठ नागरिक कार्ड क्या है, इसके उपयोग कहाँ है? वरिष्ठ नागरिक कार्ड क्या होते हैं और उसके उपयोग या लाभ, उपयोग या लाभ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये सब बातें लाभ के रूप में यहाँ पे दी गई हैं, आप एक बार इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, बढ़े अगली न्यूज की तरफ। फ्रांस में असंतोष। ठीक है, क्या है असंतोष? हमने पढ़ा भी था, लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग, यही मूवमेंट चला था ना अभी, आंदोलन एवरीथिंग। ठीक है, मैं यहाँ पूरे न्यूज़ को नहीं पढ़ूंगा, मैं पूरे एडिटोरियल को नहीं पढ़ूंगा। यदि आपको एनालिसिस अच्छा लगता है और आपको यह लगता है कि पूरे एडिटोरियल पढ़ के कुछ और समझना है, तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, 1 मिनट लगेगा। यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, देखिए, आर्थिक चुनौतियों को दर्शाता है फ्रांस की, ठीक है, जिनसे देश पिछले काफी समय से जूझ रहा है। यह वर्षों से जमा असंतोष है जो अब विस्फोटक रूप ले रहा है। अब हमारे काम की चीज होती है, मैं आपको पहले बता दूं क्यों पढ़ रहे हैं। क्या आपके निबंध में नहीं पूछा जा सकता लोकतंत्र के बारे में? बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्या आपको भ्रष्टाचार के बारे में नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो जब आपको लोकतंत्र के बारे में किसी प्रकार का प्रश्न आए तो आपको चुनौतियों में यही लिखना है। लोकतंत्र से संबंधित कोई भी आपका न्यूज़ आता है तो निबंध आता है तो आपको चुनौतियों में इसी को लिखना है। क्या है चुनौतियां? देखिए, फ्रांस की स्थिति दूसरे लोकतांत्रिक देशों के लिए भी एक चेतावनी है कि स्थिरता केवल चुनावों से नहीं आती। एग्जाम्पल्स के लिए पिछले लगभग 14 साल से, हालांकि इस बार तो गठबंधन की सरकार है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से केंद्र में मजबूत सरकार रही है इस पूर्ण बहुमत की। लेकिन यहाँ कह रहा है कि स्थिरता केवल चुनावों से नहीं आती है, तो किससे आती है? तो लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, तो आपको बताना पड़ेगा जब आप लोकतंत्र की समस्याओं को सुधार के बारे में लिखेंगे तो किसी भी लोकतंत्र में स्वस्थ संवाद, सहानुभूति और जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना चाहिए, है ना। फ्रांस की सरकार अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करे, अन्यथा अशांति फ्रांस के अलावा यूरोप के दूसरे हिस्से में असंतोष को जन्म दे सकती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है लोकतंत्र आखिर होता क्या है। तो लोकतंत्र में सरकार और जनता दोनों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र की ताकत संवाद और विश्वास में है, टकराव और अविश्वास में नहीं है। ठीक है ना। तो लोकतांत्रिक मूल्यों की चमक और प्रखर, दोनों प्रखर को रखना है। तो संवाद जनता और सरकार के बीच कायम होना चाहिए, किसी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। आप ये सब पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है। देश पर कर जब आसमान छू रहा है उसे नियंत्रित करना है। पेंशन पर रोक लगा दी गई, 2 राष्ट्रीय अवकाश को रद्द कर दिया गया, स्वास्थ्य सेवा खर्च में अरबों की कटौती कर दी गई। ये सब हुआ तब जाकर के वहां की जनता अपने सरकार के विरुद्ध खड़ी हो गई। ठीक है, पहले तो आप इसको पढ़िए। क्या लिखा है? रेयर अर्थ के लिए म्यांमार के विद्रोहियों से हाथ मिलाएगा भारत? क्वेश्चन मार्क। तो पहले तो ये जान लीजिए रेयर अर्थ की अहमियत क्यों रेयर अर्थ के लिए हम म्यांमार में, जहां सैन्य शासन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करते हुए पिछले 2-3 सालों से वहां सैन्य सरकार चल रही है, उसके बाद भी भारत सरकार उससे हाथ मिलाएगी, तो उसके पीछे कारण क्या है? तो सबसे पहले कारण है कि चीन की पकड़ को चिंता का विषय हमारे लिए। उससे पहले देख लेते हैं रेयर अर्थ की अहमियत। रेयर अर्थ तत्व कुल कितने प्रकार से होते हैं? 17 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कितने प्रकार के होते हैं? 17 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बना, कितने प्रकार के रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं? तो 17 प्रकार के। ठीक है, ये धरती पर आम तो हैं लेकिन इनकी आर्थिक रूप से उपयोगी खदानें सीमित हैं। सबसे अहम उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में होता है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, विंड टर्बाइन और हाईटेक गैजेट्स में जरूरी है। कहाँ कहाँ? इलेक्ट्रिक्स गाड़ियों में, विंड टर्बाइनों में, हाईटेक गैजेट्स में जरूरी है।
रक्षा तकनीक में भी इनका बड़ा रोल है, जैसे लड़ाकू विमानों में, मिसाइल से लेकर पनडुब्बी तक इन पर निर्भर है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में जो चीन की पकड़ दुनिया भर की सरकारों के लिए रणनीतिक चिंता का विषय है। तो सीधी सी बात है, किसी एक पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, हमारी जो निर्भरता है उसमें भी विविधीकरण होना चाहिए। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे एक और लिखा है, चीन ने रेयर अर्थ क्षेत्र में अपनी बढ़त कायम कर ली है। आज वैश्विक मांग का 85 से 95% हिस्सा चीन अकेले पूरी करता है। 2023 में भी भारत का सबसे बड़ा सप्लायर भी चीन ही था, ठीक है, जिसने $5.32 मिलियन का निर्यात किया था, ठीक है। तो इसी वजह से नई दिल्ली अब दक्षिण कोरिया, जापान, फ्रांस, अमेरिका और म्यांमार जैसे विकल्प तलाश रहा है। तो विदेश नीति, जब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब विदेश नीति की बात आती है अर्थात किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी की, तो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको समझ लेते हैं हम लोग। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हम यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं ना, तो कोई भी आप फॉरेन पॉलिसी देखते हैं तो उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है नेशनल इंटरेस्ट, दूसरा नेशनल स्टेबिलिटी, ठीक। और स्टेबिलिटी कब आती है? स्टेबिलिटी जब आपकी इकोनॉमी स्टेबल होती है, और इकोनॉमी को ही तो बूस्ट करने के लिए, अर्थात ये दुनिया भर की चीज़ें जो हमने यहाँ पे पढ़ा भी है यहाँ पे, इसी का उत्पादन करना है हमको, ठीक है, इसके लिए। और नेशनल इंटरेस्ट में फिर से दो बात करूँगा मैं, एक होता है सिक्योरिटी, इसकी नागरिकों की सुरक्षा, ठीक है, तो नागरिक की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, ये दोनों की दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होता है। तो तब हम ये नहीं देखते कि कहाँ पे हमारे विचारधारा की सरकार है या कहाँ हमारे विरोधी विचारधारा की सरकार है, हमको सिर्फ हमारे नेशनल इंटरेस्ट यदि कहीं पे दिख रहा है उसको ध्यान में रखते हैं, हम किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए रेयर अर्थ की सप्लाई पर चीन का जो दबदबा है, इसीलिए भारत खोज रहा है विकल्प। और दूसरी बात, यहाँ पे हम म्यांमार की चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं जाता हूँ। म्यांमार, ये भारत का मालूम नक्शा बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से पूरा म्यांमार की सीमा लगती है भारत से, अर्थात हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसका सबसे पहला पड़ाव जो पड़ता है वो क्या है, यही म्यांमार है, ठीक है ना। म्यांमार से होकर के जाना होता है, साथ ही म्यांमार के साथ हमारा जो नॉर्थ ईस्ट को संसाधन प्रदान करना है कि विभिन्न प्रकार के, उनसे हमारा व्यापार अच्छे से चलता है। तो म्यांमार और हमारे पड़ोसी फर्स्ट की नीति जो है, पड़ोसी होने के कारण उसको, उसके साथ हमारा व्यापार कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, इस दृष्टिकोण से भी। तीसरा, हमारा जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो चल रहा है, साथ ही उसके माध्यम से हम साउथ ईस्ट एशिया को के साथ हम संबंध बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं या बनाए रखने का और उसको स्ट्रेंथन करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सीढ़ी म्यांमार से ही होकर के जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए रेयर अर्थ मिनरल्स यदि म्यांमार में मिलता है और म्यांमार के साथ हमारे संबंध आगे बढ़ते हैं, वार्ता होती है, तो हम म्यांमार के साथ भी रेयर अर्थ मिनरल्स लेने से नहीं हिचकेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी होती है फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है। क्या कहाँ कहाँ काम आती है रेयर अर्थ मिनरल्स, यदि पूछा जाए आपसे रेयर अर्थ मिनरल्स का इतना मांग क्यों बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ उपयोग है, क्या होते हैं, तो देखिए स्मार्टफोन, ईवी और हाईटेक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ तत्वों की सप्लाई पर चीन का गहरा नियंत्रण है। दुनिया के करीब 70% रेयर अर्थ चीन से निकलते हैं। इसीलिए भारत म्यांमार के विद्रोही समूह काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी की मदद से खनिज नमूने हासिल करने पर विचार कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि भारत को चाहिए चीन का विकल्प, ठीक है, इसीलिए इसमें भारत सरकार आगे बढ़ रही है। अब आगे इस पर कोई न्यूज़ आता है तो हम फिर चर्चा करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। आज का आखिरी मुख्य न्यूज़, बाकी न्यूज़ तो और है, कुछ समझने और समझाने के लिए, बाकी मुख्य न्यूज़ में ये आखिरी है। यहाँ पर हमको समझाना है महतारी सदन। तो सबसे पहले महतारी सदन की घोषणा कब होती है, महतारी सदन की घोषणा होती है बजट 2024-25 में। सबसे पहले हर ब्लॉक में कम से कम 2 महतारी सदन बनाए जाने का प्रस्ताव है बजट में, ठीक है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। देखिए ये संभाग बिलासपुर संभाग की न्यूज़ है, लेकिन हमको संभाग में नहीं जाना है। महतारी सदन की उपयोगिता क्या है, महतारी सदन कहाँ पे किस प्रकार वो काम करने वाला है, वहाँ क्या क्या गतिविधियाँ होंगी, कैसे ग्रामीण विकास के में योगदान प्रदान करेगा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपके पेपर 5 इकोनॉमी सेक्शन में, और यदि किसी प्रकार का निबंध आता है छत्तीसगढ़ सेक्शन में, महिला सशक्तिकरण कैसे हो रहा है, या फिर महतारी सदन या महतारी वंदन योजना महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम, छत्तीसगढ़ के बढ़ते कदम को दर्शाती है, ऐसा कुछ निबंध आपके सामने आता है, तो आपको लिखना है कि हाँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ी पहल की है, उसका नाम है महतारी सदन योजना,
ठीक है। यह एक ऐसा मंच होगा जहां महिलाएं मिलजुल कर अपने विचार रख सकेंगी, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगी, रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग लेकर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। अब मैं आपसे यहाँ पे यदि प्रश्न आता हूँ, महतारी सदन क्या है, इसकी घोषणा कब हुई थी और इसके क्या क्या लाभ होंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे। देखिए, पहला, वे मिलजुल कर अपने विचारों का साझा होगा, यहाँ पे विचार साझा होंगे। और क्या होगा जी, सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो पहले इसका अभाव होता था, वहाँ ये सब नहीं प्राप्त होता था। तीसरा क्या करेंगे, रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग सेंटर के रूप में काम करेगा, ट्रेनिंग सेंटर के रूप में काम करेगा ये, ठीक है। चौथा, तो इस सब का प्रभाव क्या होगा, इस सब का प्रभाव होगा महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगी, ठीक है ना। तो यह योजना महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, ठीक है। ये कहाँ कितने बना जा रहे हैं, ये सब दिया है। अब उद्देश्य, फिर वही बात कि महतारी सदन का सबसे बड़ा उद्देश्य महिलाओं को रोजगार और स्वावलंबन से जोड़ना है। आपके 2 अंक का प्रश्न बनता है यहाँ पे। तो इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को रोजगार और स्वावलंबन से जोड़ना है। यहाँ सिलाई कढ़ाई, हस्तकला, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी और पशुपालन जैसे कार्यों के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित होंगी। ये सदन सिर्फ रोजगार का केंद्र ही नहीं होंगी, बल्कि यहाँ महिलाएं साथ साथ बैठकर चर्चा करेंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ सकेंगी, ठीक है। बढ़े अगले न्यूज की तरफ। ये जो न्यूज है आपके साथ सिर्फ 2 मिनट चर्चा करने का है कि देखिए, राजनीतिक हत्या हुआ है अमेरिका में हड़कंप, ट्रंप बोले कट्टर बयान वजह रहा, ट्रंप के करीबी किर्क की हत्या, गन हिंसा पर भी बोले तभी गोली लगी। जिन भाई साहब को गोली लगी है वो क्या कहते थे, देखिए यहाँ लिखा है, यदि आप सशक्त अमेरिका बनाना चाहते हो तो सभी नागरिकों को सशस्त्र बनाओ। सशक्त अमेरिका के लिए सशस्त्र नागरिक, अर्थात ये सभी नागरिकों को शस्त्र देने पर जोर देते थे, कट्टरता बढ़ा रहे थे। तो जो अपने आप को सेफ पैलेस मानता है, दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र मानता है, वहाँ आपको पता होना चाहिए अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के मामले 2025 में लगातार बढ़े हैं। और हमने इसका इतिहास देखा है, जहाँ राष्ट्रपति तक सेफ नहीं रहे हैं। जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या की गई थी 1960 के दशक में, वहाँ अभी भी इस प्रकार की राजनीतिक हत्याएं आम बात हैं। और अपने आप को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, स्वतंत्र लोकतंत्र, ये इसका दम्भ भरने वाले अमेरिका में कैसे नागरिक सेफ नहीं है, ये इस वहाँ की जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उस पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। तो जब कभी आपको, अब ये कहाँ न्यूज इस्तेमाल होगा, जैसे आपको पूछा गया था ना इस साल के निबंध 2024 में कि भारत में बढ़ता सांस्कृतिक प्रदूषण, कल्चरल पॉल्यूशन के ऊपर में, तो यही इन्हीं सब चीज़ को यदि हम अपनाते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा स्वतंत्रता की मांग करना स्वच्छंदता की ओर बढ़ाता है आपको, ठीक है ना। तो स्वच्छंदता प्रदान करना ये कल्चरल पॉल्यूशन है। हमारे कल्चर में स्वतंत्रता एक सीमा रेखा खींची गई है, ठीक है। इस सीमा रेखा के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर ही हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करें, ठीक है। और हमको जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकार को नियमबद्ध तरीके से पालन करें, तब तक हम संस्कृति का पालन करते हैं। यदि हम इससे बाहर होने का प्रयास करते हैं, दूसरे देशों का नकल करने का प्रयास करते हैं, तब निश्चित तौर पर ये सांस्कृतिक प्रदूषण का एक उदाहरण बनता है। तो इस प्रकार के निबंध में आपको कंटेंट, प्रभावी कंटेंट भी लिखना है, सबसे अलग कंटेंट लिखना है, खूबसूरती के साथ लिखना है। तो ऐसे कंटेंट का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 2-3 न्यूज़ है, ठीक है, यहाँ पर एक है दामिनी ऐप, आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। दामिनी ऐप का संबंध किससे है, तो बिजली गिरने की जानकारी दामिनी ऐप पर मिलती है, तो दामिनी ऐप का संबंध बिजली विभाग से है, ठीक है। साथ ही साथ एक लाइटिंग कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होगी कि कहाँ पर कितने इंटेंसिटी से और कितने समय पर बिजली गिरेगी, ताकि वहाँ के नागरिक अपने आप को सेफेस्ट प्लेस पर पहुँचा सकें, ठीक है। कहाँ कहाँ बिजली कमांड सेंटर बनाया जाएगा, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा है, आप एक नज़र इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब जो 2 न्यूज़ है यहाँ पे देखिए, ठेकेदार को रिवाइज्ड राशि का भुगतान नहीं हुआ है, 3 करोड़ का हॉस्टल हैंड ओवर न लेने से खंडहर में तब्दील हो गया, जबकि बगल में 7.5 करोड़ से नया हॉस्टल बनवा लिया। दूसरा आप न्यूज़ देखिए, धूल भरी गिट्टी और मिट्टी मिली रेत, अर्थात गिट्टी में धूल भरी हुई है और रेत में मिट्टी मिली हुई है। ये भ्रष्टाचार का एग्जाम्पल है, ये दोनों भ्रष्टाचार का एग्जाम्पल है। और अभी आपको याद होगा, फ्रांस और नेपाल, साथ ही साथ बांग्लादेश और श्रीलंका, यहाँ पर जो तख्ता पलट हुआ है, उसमें सबसे बड़ा जो हाथ रहा है वो है करप्शन का मुद्दा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इस कंपेयर के लिए इस दोनों पेपर कटिंग को लगाया हूँ कि भ्रष्टाचार जब अपनी चरम सीमा को क्रॉस कर जाएगा, तो हो ना हो
छत्तीसगढ़ हो या भारत में भी इस प्रकार के आंदोलन उठ खड़े हो सकते हैं। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत भयावह है, ये आपको देखिए। और आजकल सोशल मीडिया के युग में जिसको बैन लगाया गया था नेपाल में, तो इस सोशल मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में आप इसको छिपा नहीं सकते। तो आपके लिए अच्छा यही है कि इस तरह के करप्शन, जो खुलेआम करप्शन हो रहे हैं, कम से कम इसमें रोक लगाई जाए और नागरिकों को बेहतर और गुणात्मक सुविधा प्रदान प्राप्त हो, इसकी तैयारी और इसका प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना? इस पर कभी हम और चर्चा करेंगे, भ्रष्टाचार के क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके पेपर 7 में पेपर 6 में पार्ट 1 जो दर्शन शास्त्र है उसमें भ्रष्टाचार आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, और भ्रष्टाचार के क्या क्या व्यापक परिणाम होते हैं, आप नेपाल और फ्रांस के एग्जाम्पल देते हुए इस प्रकार के एग्जाम्पल्स को आप पुट कर सकते हैं। मैं आपसे फिर कहूँगा, आप एग्जाम्पल के साथ अपने उत्तर को पुष्ट करते हैं, तार्किक बनाते हैं, तो आपको दूसरे के मुकाबले अंक ज़्यादा प्राप्त होंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये मेरा अनुभव कह रहा है। ठीक है ना? तो आपको ऐसे खबरों पर भी नज़र बनाए रखना चाहिए और भ्रष्टाचार के मुद्दे को एज एग्जाम्पल यदि भ्रष्टाचार पूछता है 8 नंबर 10 नंबर में आपके सिलेबस का हिस्सा है पेपर 6 में, तो आपको निश्चित तौर पर ऐसे एग्जाम्पल्स को डाल करके अपने उत्तर को तार्किक बनाना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस न्यूज एनालिसिस में इतना ही। और आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड करा जाएगा हमारे टेलीग्राम लिंक में। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जा करके उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।